सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग बाग अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए कई बार एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, कई बार कुछ मूवियां देखते हैं, कई बार कुछ न्यूज़ देखते हैं जो सोशल मीडिया पर उनके मोबाइल में मिल जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक व्यक्ति इस सोशल मीडिया का कुछ उल्टा मतलब निकालता है और सोशल मीडिया के जरिए ही एक ऐसी प्लानिंग करता है, एक ऐसे प्लान को अंजाम देता है जिसके तहत एक महिला सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है नवी मुंबई और इसी का एक पनवेल क्षेत्र है, इसी का खंडेश्वर थाना क्षेत्र है। ये खंडेश्वर थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर देवव्रत नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 34 साल, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। उसकी पत्नी का नाम होता है प्रियंका रावत, जिसकी उम्र 32 साल होती है, जो डिजिटल मार्केटिंग में काम किया करती है। घर परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। 15 सितंबर 2022 का वाक़या होता है, जब प्रियंका अपने घर से अपनी जॉब के लिए निकलती है तो रास्ते में 3 बाइक सवार उसे पनवेल के एरिए में घेर लेते हैं और उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। और हमला भी इतना ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। पनवेल एरिया होता है जो बहुत ही पॉश एरिया, वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है। इसके बावजूद भी वो तीनों के तीनों क्रिमिनल अपने क्राइम को अंजाम दे डालते हैं और वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इससे पहला सवाल यही होता है कि ये महिला कौन है। उसकी जानकारी लेने में उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उसका बैग में उसका मोबाइल मिल जाता है, उसके आइडेंटिटी कार्ड मिल जाते हैं। जब पता चलता है कि ये प्रियंका है और पनवेल क्षेत्र की ही रहने वाली है, इसके पति का नाम देवव्रत है, तुरंत ही देवव्रत को इस सब के बारे में खबर दी जाती है। देवव्रत तुरंत ही मौके पर पहुंच जाता है और दहाड़े मारकर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरी पत्नी के साथ में ऐसा किसने किया है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, तमाम तरह के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता है। जो प्रियंका होती है, उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। CDR से भी कुछ खास नहीं मालूम होता, लेकिन जो देवव्रत होता है उससे जब भी बात की जाती है वो हर बार अपने बयानों में कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। पुलिस को कहीं ना कहीं देवव्रत के ऊपर भी शक चला जाता है। उसके बाद देवव्रत के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उस CDR में एक नंबर मिलता है, जो नंबर होता है नितिका माटकर का, जो इनकी पड़ोसी होती है, जो प्राइवेट स्कूल में एक टीचर होती है। अब पुलिस वाले इंटरनल ही इनकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। नितिका माटकर के बारे में भी जांच पड़ताल की जाती है तो उसको यही पता चलता है कि ये पड़ोस में ही रहने वाली है और इसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है, आसपास के लोग यही बताते हैं। अब इनके पास कोई सबूत नहीं होता, सबूत के अभाव में पुलिस इनको गिरफ्तार तो नहीं कर सकती, लेकिन इंटरनल जाँच पड़ताल में लग जाती है। जो देवव्रत होता है उसके अकाउंट्स की डिटेल निकाली जाती है तो एक ऐसा संदिग्ध नंबर मिलता है जिस पर हाल फिलहाल में ही ये 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है। अब पुलिस एकदम से उस अकाउंट की पूरी जानकारी लेती है और फिर पुलिस नितिका माटकर के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है। CDR से तो कोई खास खुलासा नहीं हो पाता। फिर उसके मोबाइल की जांच पड़ताल की जाती है, मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है। जब मोबाइल में देखा जाता है तो सोशल मीडिया के जरिए ही वो एक हिस्ट्री शूटर की जाँच पड़ताल कर रही होती है। बार बार हिस्ट्री शूटर को ही सर्च किया गया था। अब पुलिस को समझने में देरी नहीं लगती कि साटकर का कोई ना कोई हाथ इस क्राइम को करने में है। उसके बाद नितिका माटकर और जो देवव्रत होता है, इन दोनों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त 2020 में नितिका माटकर हमारे पास रहने आई थी और ये बड़े ही अच्छे से हमारे साथ रहने लगती, हमारे घर में आना जाना हो जाता है। जब मैं नितिका माटकर को पहली बार देखता हूँ तो आंखों ही आंखों में इससे मुझे प्यार हो जाता है और प्यार भी इस कदर हो जाता है, हम एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। बिना किसी की जानकारी को हम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं।
कुछ दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। कुछ दिन के बाद जो प्रियंका रावत होती है उसको हमारे इस सब प्लान के बारे में पता चल जाता है कि इन्होंने मंदिर में जाकर शादी कर ली है। उसके बाद जो प्रियंका होती है अपने पति के ऊपर दबाव बनाने लगती है, उससे कहने लगती है कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है, इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते थे, एक दूसरे के प्रेम में इस तरह से पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। फिर ये सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया पर 3 हिस्ट्री शूटरों से बातचीत करते हैं और 5 लाख रुपए में सौदा तय कर देते हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए तो बैंक के द्वारा उन हिस्ट्री शूटरों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और 15 सितंबर को हिस्ट्री शूटर इस वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद जो बकाया 3 लाख रुपए होते हैं उन्हें भी उनको कैश में दे दिया जाता है और चूंकि तुरंत ही एक्शन मोड में आती है। देवव्रत, नितिका माटकर और तीनों हिस्ट्री शूटरों को अपने कब्जे में लेकर उनके ऊपर तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल ये छोड़ जाते हैं कि एक अवैध संबंधों के चलते हुए एक व्यक्ति कितना बड़ा दरिंदा हो जाता है। वो अपनी पत्नी को 5 लाख रुपए देकर हिस्ट्री शूटरों से मरवा देता है। दोस्तों, ऐसे पति के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? जिसके साथ वो अब रहना चाहता था, क्या उसके साथ भी उसका मन कभी भर नहीं सकता था? क्या उसके साथ भी वो सदा मदा इसी तरह से रह सकता था? अगर उसे इससे भी कोई और बेहतर लड़की मिल जाए तो क्या वो उसे नहीं छोड़ सकता? दोस्तों, बड़ी सोचने वाली बात है। आप सोचकर ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा व्यक्ति अगला कदम ऐसा नहीं उठा सकता? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में किस तरह के मानसिकता के लोग रह रहे हैं जो एक विकृत मानसिकता के चलते हुए अपनी पत्नी को इस तरह से रास्ते से हटा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सज़ा मिले जो भविष्य में ऐसे और कारनामे ना हो पाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,